तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन बेस थ्योरम का है और कौन सा क्वेश्चन बेस थ्योरम का नहीं है। जैसे मैंने बैग्स एंड बॉल्स वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक बैग है, उसमें मान लो कि ये 4 रेड बॉल हैं और ये 5 ब्लू बॉल है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल आ जाए? तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब आपको निकालनी होती थी, आप काउंट करते हो रेड कितनी है, 1 2 3 4, 4 रेड बॉल है और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, तो 9 टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 4 और 9 टोटल आउटकम, तो 4/9 इसका आंसर हो जाता था। मैं पूछूं ब्लू बॉल के लिए तो आप बोलोगे 5 और टोटल 9, 5/9, राइट। लेकिन ये नॉर्मल बैग्स एंड बॉल्स वाले क्वेश्चन थे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं घुमा दूं, ये बेस थ्योरम में कैसे काम करेगा ये देखो। यहाँ पे हम लोगों ने एक ही बैग लिया था और उसमें कुछ रेड और कुछ ब्लू बॉल थी और रेड या ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। अब मैं क्या कर दूं कि बैग 2 कर दूं, एक हो जाएगा बैग 1 और ये है बैग 2। बैग 1 में 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। बैग 2 में रेड 3 है, ब्लू 2 है। बैग 2 में एक रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने रेड बॉल निकाला और वो बैग 1 से निकला। इसकी यहाँ पे तो बैग एक ही था, यहाँ पे बैग 2 है, तो आप रेड बॉल या तो इसमें से निकाल सकते हो या तो इसमें से निकाल सकते हो। अंतर समझो, यहाँ पे आपको सोर्स पता है कि हमको बैग 1 से ही निकाल रहे हैं क्योंकि बैग तो एक ही थी। आपको सोर्स पता है, रिजल्ट पता करना है। लेकिन बेस थ्योरम में क्या है कि आपको रिजल्ट पता है कि आप रेड निकाल रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको सोर्स पता करना है। यहाँ पे आपको सोर्स पता करना है कि बैग 1 से निकाल रहे हो कि बैग 2 से निकाल रहे हो। बेस थ्योरम में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको सोर्स खोजना रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन है तो वहां पे बेस थ्योरम अप्लाई होता है। हालांकि हम लोग बेस थ्योरम का जो लंबा सा फॉर्मूला उसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग रेशियो मेथड से, बट आपको क्वेश्चंस को पहचानना आना चाहिए कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे टाइप 1 क्वेश्चन है। पहला जो बैग्स एंड बॉल्स से रिलेटेड टाइप 1 बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बैग 1 है जिसमें रेड 3 बॉल हैं और ब्लू 4 बॉल हैं। ये बैग बी है जिसमें रेड 5 बॉल हैं और ब्लू 6 बॉल हैं। आपने एक बैग को सिलेक्ट किया है और एक बॉल निकाली है, तो रेड, वो बॉल रेड निकली है, तो इसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि आप वो बैग ए से निकाले हो। आपने एक बॉल निकाला, वो बॉल रेड निकल गई, तो आपको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 से आई है, बैग ए से आई है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मान लो कि आपकी आंखें बंद कर दी जाए, तो आप तो सबसे पहले कोई एक बैग सेलेक्ट करोगे। आप हो सके कि बैग ए से निकाल लो या हो सके बैग बी से निकाल लो। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि बैग ए, बैग बी, तो बैग ए, अगर आपने बैग ए चूज किया तो टोटल 2 बैग है, 2 में से आप एक, मतलब 50% चांस है कि आप बैग ए चूज किए होगे और 50% चांस है कि बैग बी आप चूज किए होगे, राइट। सिर्फ बैग चूज करने का चांस कितना है, 50%, राइट। अब आपने जो बॉल निकाला वो रेड थी, तो बैग ए में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3, और टोटल 3 4 7, मीन्स 3/7। और बैग बी में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड है 5 और टोटल 11, तो 5/11। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं तो यहाँ से देखो 1/2 से 1/2 चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 33 और ये 35, तो यहाँ 33 और ये 35, मीन्स बैग ए में का चांस 33, बैग बी का चांस 35। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बैग ए से आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बैग ए से देखो, बैग ए का कितना है 33 डिवाइडेड बाई टोटल, तो 33 में 35 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 68, तो 33/68 इसका आंसर हो जाएगा। मीन्स करना क्या है कि बैग ए में आप देखोगे, बैग ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी और जो भी दिया हुआ है रेड उसमें उसका मल्टीप्लाई करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी को वैसे ही बैग बी में करोगे, रेशियो निकालोगे और जो पूछा हो, अगर बैग ए पूछा हो तो ये, बैग बी अगर पूछा था तो मैं क्या करता, बैग बी क्या है 35/7,
68, टोटल 68, ये आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोल दूं कि दो बैग हैं, बैग ए और बैग बी। बैग ए में रेड है 3 बॉल, ब्लू है 4 बॉल, बैग बी में रेड है 5 बॉल और ब्लू है 6 बॉल। अब बैग ए से हम लोगों दो बैग है तो चांस 1/2 है ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है आपको मेंशन कर दिया जाए क्वेश्चन में कि बैग ए से निकालने की रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और बैग बी से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो आप क्या करोगे? वहां पे मेंशन ये नहीं किया गया था कि बैग 1 से निकालने की प्रोबेबिलिटी और बैग 2 से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है और एक बॉल सेलेक्ट किया गया है और वो रेड निकली है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग ए से आई है। क्वेश्चन वही है, बस ये आपको मेंशन कर दिया गया है। तो आप क्या करोगे, जो वहां पे 1/2 लेते थे वो 1/2 ना लेके जो क्वेश्चन में गिवन है उस डेटा को ले लोगे। जैसे बैग 1 से निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और यहाँ पे क्या आ रहा है, रेड बॉल आया, तो रेड बॉल 3 बट्टा में 3 + 4 7, रेड कितना है 3, टोटल कितना है 3 + 4 7, रेशियो लगा। बैग बी में 2/3 था चांस, राइट। यहाँ पे रेड के लिए देखो 5 बट्टा में 5 और 6 11, 3 से 3 काट दो। अब इसमें गुना करो 11, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 में अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो 33 और ये 5 दूना 10 में 7 से करूंगा तो 70। बैग ए से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, तो बैग ए में कितना है 33 डिवाइडेड बाई 70 में अगर 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 103। अगर यही क्वेश्चन बैग बी के लिए पूछता तो आप क्या करते, ये 70 डिवाइडेड बाई 103 इसका आंसर होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसे फॉर्मूले से बनाने जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। और ये रेशियो मेथड से अगर आप बनाते हो तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई, एक वही क्वेश्चन है, बस आपको ये मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। अब इसमें सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चंस नहीं आते, इसमें टाइप 2 के क्वेश्चंस भी बेस थ्योरम पे आते हैं। सच झूठ वाला क्वेश्चन आपने मॉक में देखा होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए आइए सीखते हैं। यहाँ पे देखो, एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है, वो एक पासा फेंकता है और बताता है कि 6 आया है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सच में 6 आया है? तो वो देखो 4 में से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सच और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ झूठ। 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो सच कितना बोलता है 3 बार 4 में से, यानी कि एक बार झूठ बोलता है 4 में से, ठीक है। पासा फेंकता है और बताता है कि 6 आया है, तो 6 सच में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पासा पे टोटल 6 होते हैं और उसमें से 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 तो एक ही होता है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है। और 6 नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ये कुछ भी आ जाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 5/6। तो यहाँ पे अगर 6 नहीं आया यानी कि वो झूठ बोल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6। यहाँ तक आया समझ में कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी थी 3/4, झूठ का 1/4। सच में 6 आ गया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पासा आपने फेंका, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मैं 4 × 6 को मैं काट दूं तो ये रेशियो हो गया 3:5। अब आपको बताना है कि सच में 6 आया है, तो सच वाले को ले लो। सच में सच कितना है 3 बटा टोटल कितना है 3 + 5 8, और ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक आदमी 80% सच बोलता है, वह एक पासा फेंकता है और बताता है कि 6 आया है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में 6 आया है? तो 80% सच बोलता है, तो आप लिखोगे यहाँ 80% सच बोलता है, ये मैंने लिखा सच का, और यहाँ पे मैं लिखूंगा झूठ का। तो यानी कि 20% वो झूठ बोलता है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में 6 आया है? तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6। चलो 20 से अगर मैं ये काट दूं तो 4 बार में 6 से ये 6 कट जाएगा, तो रेशियो हो गया 4:5। तो सच में 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4, क्योंकि ये सच वाला है, बटा टोटल 4 और 5 9, 4/9 इसका आंसर। अगर मैं बोलूं कि 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, वो झूठ बोल रहा था, उसका निकालो, तो आप क्या बोलोगे
झूठ के लिए 5, 6 नहीं आया तो 5/9, ये आंसर हो जाता, राइट। अब हम लोग टाइप 3 वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक फैक्ट्री में 2 मशीनें हैं, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए टोटल प्रोडक्शन का 60% बनाती है और मशीन बी 40%। अगर मशीन ए के 2% आइटम डिफेक्टिव हैं और मशीन बी के 1% आइटम डिफेक्टिव हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन ए से आया था? यहाँ पे देखो, आपको बस कुछ नहीं करना होता, जो भी प्रोडक्शन है और जो भी डिफेक्टिव है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे मशीन ए में ले रहा हूँ, यहाँ पे मशीन बी ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो, मशीन ए का प्रोडक्शन कितना है, 60%, और डिफेक्टिव कितना बना रहा है, 2%, तो यहाँ पे 2 कर दो, राइट। मशीन बी के लिए 40% और डिफेक्टिव कितना बना रहा है, 1%, तो यहाँ पे 1 कर दिया। अब यहाँ देखो, 40 से ये अगर मैं काट दूं 120, तो 3 बार में तो 3:1 ये आ गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन ए से आया था? तो मशीन ए के लिए 3, और टोटल कितना है, 3 और 1 मिलकर 4, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब अब मैं आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसको आपको बताना है कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि नहीं है, सिर्फ आपको ये पहचानना है। जैसे पहले देखो, क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में 2 मशीनें हैं, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए टोटल प्रोडक्शन का 60% बनाती है और मशीन बी 40%। अगर मशीन ए के 2% आइटम डिफेक्टिव है और मशीन बी के 1% आइटम डिफेक्टिव है, तो एक रैंडम चुना गया आइटम डिफेक्टिव होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पे देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। क्योंकि अगर बेस थ्योरम का ये क्वेश्चन रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें सोर्स को पता करना हो, जैसे मशीन ए और मशीन बी है, तो आपको ये पूछा जाता कि ए से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या बी से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन माना जाएगा। इसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हालांकि आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे फैक्ट्री में 2 मशीन है और मशीनें टोटल प्रोडक्शन का 60% बनाती है। मान लो कि 1000 टोटल प्रोडक्शन है, तो मशीन ए और मशीन बी मैं यहाँ लिखता हूँ। मशीन ए 60% बनाती है, तो 1000 का 60% कितना हो गया, 600। और मशीन भी 40% बनाती है, यानी कि ये 400 प्रोडक्ट बनाती है। मशीनी के 2% आइटम डिफेक्टिव हैं, यानी कि इसका 2%, और मशीन बी के 1% आइटम डिफेक्टिव हैं, राइट। तो यहाँ पे कितना होगा, 600 का 2% 12, और बी में 400 का 1% 4, ठीक है। तो एक रैंडम चुना गया आइटम डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो ये डिफेक्टिव कितना हो गया, ए के लिए 12 और बी के लिए 4। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी तो 12 4 16, क्योंकि ये भी डिफेक्टिव, ये भी डिफेक्टिव, ए के लिए डिफेक्टिव, ये बी के लिए डिफेक्टिव है, तो टोटल डिफेक्टिव 16 बटा ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम कितना है, 1000, क्योंकि प्रोडक्शन कितना है, 1000, तो 16 बटे में 1000, दैट इज 0.016 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं था, ये देखने में बेस थ्योरम लग रहा था, लेकिन ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। बेस थ्योरम का वो क्वेश्चन रहता तो आपसे लास्ट में क्या पूछता कि वो आपसे सोर्स पूछता कि वो किस मशीन से आया, ए से आया कि बी से आया। यहाँ पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, आप नॉर्मल बना सकते हो। आपने रेशियो मेथड सीखा, इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बेस थ्योरम का है या नहीं है। आपने वो तरीका सीखा जो सब में अप्लाई होता है। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।